नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तंदूर हत्याकांड। वो हत्याकांड जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। 3 जुलाई 1995 रात का 1 बज चुका था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मैक्सवेल परेरा के फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर उप पुलिस आयुक्त आदित्य आर्य थे। उन्होंने पहले तो देर रात फोन करने के लिए माफी मांगी और फिर बताया कि एक तंदूर में एक शव को जलाने की कोशिश की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परेरा को माजरा समझने में कुछ समय लगा। उन्होंने आर्य पर सवालों की बौछार कर दी। क्या आप होश में तो हो? किसका शव? कहाँ? आप कहाँ हैं इस समय? आर्य ने जवाब दिया, मैं इस समय अशोक यात्री निवास होटल में हूँ। यहाँ पर एक रेस्तरां है बगिया। ये होटल के मुख्य भवन में न होकर बगीचे में है। मैं वहीं से बोल रहा हूँ। आप शायद फौरन मौके पर आना चाहेंगे। जब मैक्सवेल परेरा अशोक यात्री निवास पहुंचे तो कनॉट प्लेस थाने के एसएचओ निरंजन सिंह नैना सानी की लाश का पंचनामा करवा रहे थे। मैक्सवेल परेरा, जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त थे, वो बताते हैं कि नैना सानी की बुरी तरह से जली हुई लाश बगिया के किचन पर फर्श पर पड़ी हुई थी। उसको एक कपड़े से ढका गया था। बगिया रेस्तरां के मैनेजर केशव कुमार को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। नैना के शरीर का मुख्य हिस्सा जल चुका था। सिर्फ आग नैना के जूड़े को पूरी तरह से नहीं जला पाई थी। आग की गर्मी की वजह से उसकी अतड़ियाँ पेट फाड़कर बाहर आ गई थी। अगर लाश आधे घंटे और जलती तो कुछ भी शेष नहीं रहता और हमें जांच करने में बहुत मुश्किल आती। जब नैना सानी का शव जलाने में दिक्कत आई तो सुनील शर्मा ने बगिया के मैनेजर केशव को मक्खन के 4 स्लैब लाने के लिए कहा। उस समय कनॉट प्लेस थाने के एसएचओ निरंजन सिंह बताते हैं, नैना सानी के शव को तंदूर के अंदर रखकर नहीं बल्कि तंदूर के ऊपर रखकर जलाया जा रहा था, जैसे चिता को जलाते हैं। कांस्टेबल कुंजू ने सबसे पहले जली लाश देखी थी। उस रात 11 बजे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल जनपद पर गश्त लगा रहे थे। वो गलती से अपना वायरलेस सेट पुलिस चौकी पर ही छोड़ आए थे। तभी उन्हें अशोक यात्री निवास के प्रांगण से आग की लपटें और धुआं उड़ता दिखाई दिया। इस समय केरल के शहर कोल्लम में रह रहे अब्दुल नजीर कुंजू याद करते हैं, आग देखकर जब मैं बगिया रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि सुनील शर्मा वहां खड़े हैं और उन्होंने गेट को कनात से घेर रखा है। जब मैंने आग का कारण पूछा तो केशव ने जवाब दिया कि वो लोग पार्टी के पुराने पोस्टर जला रहे हैं। मैं आगे चला गया, लेकिन तभी मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं बगिया रेस्तरां के पीछे गया और 7-8 फीट की दीवार फांग कर अंदर आया, जहां केशव ने मुझे फिर रोकने की कोशिश की। जब मैं तंदूर के नज़दीक गया तो देखा कि वहां एक लाश जल रही थी। जब मैंने केशव की तरफ देखा तो उसने कहा कि वो बकरे को भून रहा है। जब मैंने उसे बल्ली से हिलाया तो पता चल गया कि वो बकरा नहीं, एक महिला की लाश थी। मैंने तुरंत अपने एसएचओ को फ़ोन मिलाकर इसकी सूचना दे दी थी। शर्मा ने किन परिस्थितियों में नैना सानी की हत्या की थी और हत्या से तुरंत पहले दोनों के बीच क्या क्या हुआ था। निरंजन सिंह बताते हैं, सुशील शर्मा ने मुझे बताया था कि हत्या करने के बाद उसने पहले बॉडी को पॉलीथीन में लपेटा। उसके बाद उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाया। इसलिए उसे ड्रैग करते हुए घसीटते हुए नीचे खड़ी अपनी मारुति कार तक लाया। उसने उसे कार की डिक्की में तो रख लिया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे ठिकाने किस तरह लगाएगा। पहले उसने सोचा वो लाश को निजामुद्दीन ब्रिज के नीचे यमुना नदी में फेंक देगा, लेकिन बाद में उसने ये विचार बदल दिया कि कोई उसे ऐसा करते हुए न देख ले। उसे ख्याल आया कि वो अपने रेस्तरां में लाश को जलाकर सारे सबूत नष्ट कर दे। उसने सोचा उसे ऐसा करते हुए कोई देखेगा नहीं
और डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाएगा। दोनों के बीच मनमुटाव की वजह क्या थी? निरंजन सिंह आगे बताते हैं, सुशील शर्मा और नैना साहनी दोनों मंदिर मार्ग के फ्लैट 8A में मियाँ बीबी की तरह रहते थे, लेकिन उन्होंने उस शादी को सबके लिए सामाजिक तौर पर उजागर नहीं किया था। मतलब दोनों लिव इन में रहते थे। नैना साहनी सुशील पर लगातार दबाव बना रही थी कि वह इस शादी को उजागर करे। इस बात से दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया। यह बात भी सामने आई कि नैना ने सुशील की आदतों और अत्याचारों से तंग आकर अपने पुराने मित्र मतलूब करीम से मदद की गुहार की। वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। मतलूब करीम ने उसके ऑस्ट्रेलिया जाने में भी मदद करने की कोशिश की थी। सुशील शर्मा को नैना साहनी पर शक हो गया था। वो जब भी घर वापस आता था, वो घर के लैंडलाइन फ़ोन को चेक करता था कि उस दिन नैना की किस किस से बात हुई। घटना के दिन जब सुशील ने अपने घर पर लगे फ़ोन को रिडायल किया तो दूसरे छोर पर मतलूब करीम ने फ़ोन उठाया। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि नैना अब भी मतलूब के संपर्क में है। सुशील को गुस्सा आ गया। उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से नैना पर फायर कर दिया। निरंजन सिंह बताते हैं, जब मैं मौके पर पहुंचा तो जगह जगह खून के निशान लगे हुए थे। रिवॉल्वर की एक गोली ने एसी के फ्रेम में छेद कर दिया था। सुनील ने मर्डर की पहली रात गुजरात भवन में गुजारी। सुनील शर्मा ने नैना की हत्या करने के बाद वो रात गुजरात भवन में गुजरात काडर के एक IAS अधिकारी DK राव के साथ बिताई। निरंजन सिंह बताते हैं, हमें केशव से ये जानकारी मिल गई थी कि दिन में सुशील के दोस्त DK राव उनसे मिलने आए थे और वो गुजरात भवन में ठहरे हुए हैं। यह जानकारी मिलने के बाद मैं गुजरात भवन गया। वहाँ के कर्मचारियों ने इस बात की पुष्टि की कि राव कमरा नंबर 20 में ठहरे हुए थे। उनके साथ एक गेस्ट भी ठहरे हुए थे। राव की सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी। वो कमरा छोड़कर चले गए हैं और कुछ देर बाद उनका गेस्ट भी चले गया है। मैंने DK राव से तुरंत ही संपर्क करने की कोशिश की तो DK राव ने बताया कि सुशील शर्मा रात में उनके ही पास था। उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत परेशान था। मतलब सुशील शर्मा ने DK राव को भी नहीं बताया था कि वो मर्डर करके आया है। सुशील को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार चादर ओढ़ लेता था। सुबह राव के जाने के बाद गुजरात भवन के कर्मचारियों ने सुशील को बेड टी भी सर्व की थी। अगले दिन सुशील शर्मा पहले टैक्सी से जयपुर गया और फिर वहां से चेन्नई होते हुए बेंगलुरु पहुंचा। मैक्सवेल परेरा याद करते हुए बताते हैं, सुशील ने चेन्नई में अपने संपर्कों के जरिए एक वकील अनंत नारायण से संपर्क किया और अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाई। इसके बाद वो अपना चेहरा बदलने के लिए तिरुपति चला गया। वहाँ पर अपने बाल कटवाने के बाद वापस चेन्नई आ गया। जब तक इस हत्या के बारे में पूरे भारत में हल्ला मच चुका था, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई के जज ने उसे अग्रिम जमानत दे दी। SP रंगनाथन को इस जमानत का विरोध करने के लिए चेन्नई भेजा गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KTS तुलसी को भी चेन्नई ले गए। जैसे ही सुशील को हमारे प्रयासों के बारे में पता चला, वह सरेंडर करने के लिए अपने वकील के साथ बेंगलुरु चले गया। हमें इसकी खबर PTI से मिली थी। मैंने खुद बेंगलुरु जाने का फैसला किया। इसकी 2 वजह थी। एक तो मैं खुद कर्नाटक का रहने वाला था और दूसरे मैंने कानून की पढ़ाई भी कर रखी थी। मैं अपने साथ निरंजन सिंह और क्राइम ब्रांच के राज महेंद्र को भी ले गया। वहाँ से हम लोग सुशील की कस्टडी लेकर वापस दिल्ली आ गए। इस पूरे मामले में बगिया रेस्तरां का मैनेजर केशव कुमार सुशील शर्मा के साथ खड़ा नजर आया था। उसने पहले तो अप्रूवल बनने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सुशील के उस पर बहुत एहसान है। बाद में जब वो
अप्रूवल बनने के लिए तैयार भी हुआ तो सुशील शर्मा ने उस पर ऐसा न करने के लिए दबाव बनाया। निरंजन सिंह बताते हैं, केशव और सुशील दोनों ही तिहाड़ जेल में बंद थे। पहले तो केशव सुशील शर्मा के लिए बहुत वफादार था, लेकिन धीरे धीरे जेल में रहने के बाद उसने अप्रूवल वर्क बनने का मन बना लिया और सुशील को इस बात की खबर लगी। जब सुशील ने केशव को तिहाड़ जेल के अंदर ही डराना धमकाना शुरू किया। केशव ने एक घटना अपनी पेशी के दौरान बताई कि उसे जेल में ही कोई नशीली दवाई दे दी गई थी। जब वो 1.5-2 दिन तक नींद से ही नहीं उठा, तब जेल वार्डन को पता चला कि उसने 1.5-2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। उसी दिन केशव को उस वार्ड से हटाकर दूसरे वार्ड में भेज दिया गया। केशव के मुताबिक यह काम सुशील शर्मा ने अपने आदमियों से करवाया था। थी सुशील शर्मा को अपने राजनीतिक संपर्क न इस्तेमाल करने देना। मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया था कि जांच के दौरान भारत के तत्कालीन गृह सचिव पन्ना भैया खुद सुशील शर्मा और नैना सैनी के मंदिर मार्ग वाले फ्लैट का मुआयना करने पहुंचे। मैक्सवेल परेरा बताते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही थी कि नैना के कुछ वरिष्ठ राजनीतिज्ञों से कथित रूप से संबंध थे। उस जमाने में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हुआ करते थे। वह शायद इस बात से घबरा गए, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से उनके ऊपर जांच बैठाल दी। आईबी के द्वारा राजनेताओं ने घबराकर गलत सलत बयान देने शुरू कर दिए। किसी ने कहा, मैंने कभी नैना सानी को देखा ही नहीं। दूसरे ने फरमाया, जब से मैंने दूसरी शादी किया मैंने किसी महिला की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। मतलब जो भी नेता थे उससे अपनी दूरी बना रहे थे नैना सानी से। डीएनए और स्कल सुपर इम्पोजिशन का इस्तेमाल मैक्सवेल परेरा ने बताया। राव ने गृह मंत्री को से कहा कि वे इस मामले को खुद देखें। उन्होंने गृह सचिव को निर्देश दिए वो खुद जाकर इस मामले को मॉनिटर करें। गृह सचिव खुद सुशील शर्मा और नैना सानी के फ्लैट पहुंच गए। अखबारों ने उस घटना को खूब चटकारे लेकर छापा। पुलिस को भी आदेश दिए गए कि इस मामले में किसी के सामने अपना मुंह न खोला जाए। इस जांच में पहली बार डीएनए और स्कल इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। परेरा बताते हैं, उस जमाने में माशेलकर साहब विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय में सचिव हुआ करते थे। मैंने उनसे बात की। उन्होंने हैदराबाद के सेंटर फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी के डॉक्टर लालजीत सिंह को भेजा। परेरा ने बताया, उन्होंने आकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नमूने लिए और यह साबित कर दिया कि नैना सानी का डीएनए उसके माता पिता की बेटी के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। सब कुछ करने के बाद हमने सिर्फ 26 दिनों के अंदर अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी। सालों तक चले मुकदमे में सुशील शर्मा को निचली अदालत में फांसी की सज़ा सुनाई। हाई कोर्ट ने भी यह सज़ा बरकरार रखी थी। बाद में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। सुशील शर्मा 1995 से तक लगभग 23 साल सज़ा काट चुका है। अब सुशील शर्मा जेल में पुजारी बन चुका है। इस तरह की खबरें हैं कि दिल्ली सरकार उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर उसे हमेशा के लिए जेल से छोड़ने का मन बना रही है। मैक्सवेल परेरा कहते हैं, सुशील शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को भी मना लिया है। कोर्ट का अब कहना है कि उसमें इतना सुधार हो गया है, वो सबके लिए पूजा कर रहा है। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को जो कुछ करना था वो कर चुकी है। हमारे देश में कानून है, एक व्यवस्था है, नियम है और इसके मुताबिक फैसला करने के लिए न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका इस बारे में क्या सोचती है यह उनका विशेषाधिकार है। भारतीय अपराध जगत के इतिहास में तंदूर हत्याकांड वो सबसे जघन्य और क्रूर अपराध की संज्ञा दी जाती है। इसका इतना व्यापक असर था कि बहुत समय तक लोगों ने तंदूर में बना खाना तक छोड़ दिया था। तो ये थी दोस्तों नैना सानी मर्डर केस की कुछ जानकारी। धन्यवाद।